अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का 13th लेक्चर है और जैसे आप सबको पता है कि आप अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट अकाउंट्स। आज गवर्नमेंट अकाउंट्स पे 5th लेक्चर रहेगा जिसके अंडर हम रूल 103 to 110 को कवर करेंगे बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल 102 तक कवर किया था। आज के टॉपिक्स कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम रूलिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं सो दैट मेमोराइज करने में, एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? Why and how is the conversion of outstanding loans into equity investments or grant in aids made? यानी किस तरह से आउटस्टैंडिंग लोन्स को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में या ग्रांट्स इन एड में। तो मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट उन्हें लोन्स प्रोवाइड करता है। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो लोन्स को रिपे नहीं कर पाते, उसका ईएमआई नहीं दे पाते, जिस वजह से लोन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आउटस्टैंडिंग लोन्स होते हैं इनको कन्वर्ट करती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में या ग्रांट्स इन एड में, सो दैट जो भी ये मैटर होता है डिफॉल्टिंग का वो सॉल्व हो जाए। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन यही है कि किस तरीके से ये जो आउटस्टैंडिंग लोन है इसको गवर्नमेंट कन्वर्ट करती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में या ग्रांट्स इन एड में। यहां मैं आपको बताऊं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मीन्स शेयर परचेज करना, यानी उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की शेयर को गवर्नमेंट परचेज करती है ताकि उसका वैल्यू बढ़ जाए, या ग्रांट्स इन एड यानी कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उस तरीके की होती है जो कि उसे रिपे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, लोन तो रिपे करना पड़ता है लेकिन ग्रांट इन एड में रिपेमेंट नहीं होती है। फाइन, तो किस तरीके से आउटस्टैंडिंग लोन्स जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिए गए होते हैं वहां पे अगर कोई डिफॉल्टर बन जाता है तो उस आउटस्टैंडिंग लोन को किस तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट या ग्रांट इन एड में कन्वर्ट किया जाता है वो हमें बताना है, और क्यों कन्वर्ट किया जाता है वो भी हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है। हमें बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैपिटल बेस यानी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो वो अपने एक यूनिट को, अपने एजेंसी को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने क्वार्टर को एस्टैब्लिश करने में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या अपने जो फाइनेंशियल उनका मैनेजमेंट है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए, गवर्नमेंट क्या करती है काम, वो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को टाइम टू टाइम अपने अंडर लेके सूटेबल मेजर्स के थ्रू हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सूटेबल मेजर्स क्या होते हैं? ये होती हैं डिफरेंट टाइप की स्कीम्स या प्रोग्राम्स जिनके अंडर वेरियस फाइनेंशियल या मार्केटिंग असिस्टेंसेस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को, ताकि ये पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए। और इससे क्या मकसद हासिल होता है गवर्नमेंट को कि जब एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस स्टेट, उस कंट्री जहां पे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लोकेट होता है उसकी भी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है ना। यानी कि अगर एक यूनिट, एक एजेंसी की इकोनॉमी
लो होती है तो उसका असर उस स्टेट की, उस यूटी की, उस कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है। इसी तरीके से अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो बहुत सारे होते हैं, उनकी इकोनॉमी अगर लो हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, तो स्टेट की इकोनॉमी लो हो जाती है। इसी तरीके से अगर उनकी इकोनॉमी हाई हो गई, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री, उस स्टेट की जो इकोनॉमी है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी हाई हो जाएगी। तो इसी चीज को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट क्या करती है काम, वो अंडर वेरियस सूटेबल मेजर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लोन्स प्रोवाइड करती है, ताकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, वो परफॉर्मेंस बढ़ाए, वो इकोनॉमी अपनी एनहेंस करे, रेज करे। ठीक है। तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंसेस जहां पे लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, वहां पे ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट उसका रिपेमेंट भी मांगती है, यानी कि ईएमआईज भी मांगती है वापस। समटाइम्स क्या हो जाता है, ड्यू टू एनी फैक्टर, ड्यू टू एनी रीजन, वो एक एंटरप्राइज जो है वो लॉस में चला जाता है, उसके ऊपर लोन की लायबिलिटी आ जाती है और लोन उसका एक्यूमुलेट होके लोन आउटस्टैंडिंग्स की शक्ल में उसके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है। और वो बंदा जो है या वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो डिफॉल्टर बन जाता है। फाइन। यानी जब गवर्नमेंट ने लोन इसको दिया कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, परफॉर्मेंस को बढ़ाए, इकोनॉमी रेज करे, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वो नहीं कर पाया। अब जब वो नहीं कर पाया तो वो लॉस में चला गया, उसके ऊपर लोन की लायबिलिटी आ गई, लोन एक्यूमुलेट होता गया उसके ऊपर और वो डिफॉल्टर बन गया वो एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब इस ओकेजन पे क्या होता है, जिस स्कीम के अंडर इनको ये लोन प्रोवाइड किया गया होता है या जिस पैकेज के अंडर, जिस प्रोग्राम के अंडर, तो अ पार्ट ऑफ दैट वेरी पैकेज एक फाइनेंशियल रिलीफ का भी इसमें कंपोनेंट होता है। ठीक है। यानी अगर एक स्कीम के अंडर पैसा दिया गया और वो पैसा प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुआ, फॉर सम रीजन लॉस हो गया, तो किस तरीके से उस लॉस को हम कंपेंसेट करें, इसका एक कंपोनेंट उस स्कीम के अंडर रखा गया होता है। ठीक है। तो इन केस ऑफ जो लोन आउटस्टैंडिंग होती है, वहां पे क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि उस कंपनी के, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को वो खरीदती है ताकि उनका वैल्यू अप हो जाए और वो जो कंपनी है या जो भी वो यूनिट है जिसे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नाम से यहाँ पे बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा वापस जो है अपना स्टेटस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेज करे। ठीक। या क्या करती है गवर्नमेंट काम, अगर वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना करे तो वो ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करती है। ग्रांट्स इन एड जो है वो एक ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो कि उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, उस कंपनी को, उस यूनिट को वापस नहीं करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उससे क्या होता है, वो उस ग्रांट इन एड्स को जो है यूटिलाइज करती है अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लोन और वो अपना जो भी उसका एक्यूमुलेशन हो गया होता है लोन का, उसे वो क्लियर करती है। ठीक है। समझ आई बात। यानी कि हम क्यों करते हैं कन्वर्जन, क्योंकि हमने जो पैसा दिया होता है, हम मतलब गवर्नमेंट क्यों करती है कन्वर्जन, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ताकि परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाए, वो उल्टा लॉस में चला जाता है ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू मार्केटिंग, ड्यू टू टर्माइल, ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और एनी अदर रीजन, ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है। रीजन यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं लॉस में जाने के। आपका जो बिजनेस है वो नहीं चला, मार्केट अच्छा नहीं रहा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल टर्माइल हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यहाँ पे लॉस में जाने के। तो अब जब लॉस में गए तो हमें उस लॉस को किसी ना किसी तरीके से जो है कंपेंसेट करना है। ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि पहला ही पोर्शन जो क्वेश्चन का है वो है व्हाई, तो इस वजह से कि हम लॉस को कंपेंसेट करें, हम कन्वर्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग लोन्स को किस में, ईआई और ग्रांट इन एड्स में। और हाउ, किस तरीके से करते हैं, हम इनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू या प्रोवाइडिंग ग्रांट्स इन एड्स के थ्रू जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। समझ आया यहां तक। नाउ अब जब
गवर्नमेंट ये प्रपोजल देती है कि हम इस लॉस को, इस लाइबिलिटी को कवर करेंगे थ्रू आइदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ग्रांट्स इन एड के थ्रू, तो इस प्रपोजल का पहले गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना होता है। और वो अप्रूवल किस तरीके से लिया जाता है? जब बजट सेशन हो या सप्लीमेंट्री सेशन, हमारा मॉनसून सेशन हो या कोई और सेशन हो हमारे पार्लियामेंट का, उसमें जब हम डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो सबमिट करते हैं, उस दौरान ये प्रपोजल हम सबमिट करते हैं कि हमें जी इस चीज के लिए अप्रूवल चाहिए, या सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ हम इस प्रपोजल को सबमिट करते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स और सप्लीमेंट्री डिमांड्स मैंने आपको बजट और रिवाइज्ड बजट दोनों में बहुत ही इलाबोरेटिव तरीके से पढ़ाया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या होते हैं। तो जब हम डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है अपने बजट सेशन में सबमिट करते हैं, या सप्लीमेंट्री डिमांड्स जब हम सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में ड्यूरिंग एनी सेशन, तो उस टाइम पे हम ये प्रपोजल अपना जो भी हमारा कन्वर्जन होता है लोन आउटस्टैंडिंग का, ये वहां पे हम सबमिट कर सकते हैं। और हमें इसका बाकायदा वहां से अप्रूवल लेना होता है, वहां से मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है, और उसके बाद ही हम ये स्टेप उठा सकते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट ये स्टेप, यानी कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये स्टेप उठा सकती है। देखिए अब यहाँ पे आप बोलेंगे गवर्नमेंट ही लोन दे रही है, गवर्नमेंट ही अप्रूवल ले रही है, गवर्नमेंट से ही ले रही है। नहीं, लोन तो दे रहा है कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लोन कौन प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑब्वियसली ओपन मार्केट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, है ना, तो उन्हें लेकिन गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता है, उस चीज के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ जी हम लोन दे रहे हैं इस चीज को, उनको गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए जो है ऑलरेडी सैंक्शन अकॉर्ड की होती है कि आप जी इस चीज को लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो हो गए वो बैंक्स, वहां पे हो गए आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पे। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उससे पार्लियामेंट से बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट ने ये लोन सैंक्शन कराया थ्रू एनी बैंक, थ्रू एनी मीन्स, वाया एनी मीडिया, उस डिपार्टमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ जी मैंने जो ये लोन सैंक्शन किया था वहां पे ऐसी प्रॉब्लम आई, लॉस हो रहा है, अब जी इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए एज पर द कंपोनेंट ऑफ पॉलिसी मुझे अप्रूवल चाहिए कि मैं इसमें क्या कराऊं, या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कराऊं या ग्रांट्स इन एड जो है आप हमें दे दें। फिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी। तो ओवरऑल सारा गवर्नमेंट ही करती है, बट विद जिसे हम कहेंगे प्रॉपर बाइफर्केशन, या हम कहेंगे थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या विंग्स, ठीक है। यानी कि जो डिपार्टमेंट लोन्स अप्रूव करता है, लोन्स दे रहा है, उसे जो है अब इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट से, यानी कि जो अब गवर्नमेंट का वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा जहां से अप्रूवल लिया जा सकता है, वहां अप्रोच करना है और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पार्लियामेंट से थ्रू डिमांड फॉर ग्रांट्स के टाइम पे या सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, वहां पे उस टाइम पे अप्रूवल लेना है अपने इस प्रपोजल का कि वो अपने इस लॉस को जो कि आउटस्टैंडिंग लोन्स की वजह से हो रहा है उसको कवर करना चाहते हैं, ठीक है। जो डिटेल्स होती है कन्वर्जन ऑफ लोन्स की, वो रेलिवेंट बजट या सप्लीमेंट्री बजट डॉक्यूमेंट, चाहे अगर आप बजट में ही कर रहे हैं यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स के टाइम पे ही आप इस अप्रूवल को सबमिट कर रहे हैं, तो बजट डॉक्यूमेंट्स में आपको सारी डिटेल्स देनी है, या अगर आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के अंडर इस चीज को वहां पे सबमिट किया है पार्लियामेंट में, तो आपको सप्लीमेंट्री डिमांड की जो डॉक्यूमेंट है उनके अंडर इस लोन की, इस कन्वर्जन की सारी डिटेल्स देनी है, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी बैलेंसेस होते हैं लोन्स के, वो हम उनके रेस्पेक्टिव हेड्स के अंडर जो है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हाउ इंटरेस्ट चार्ज्ड टू कैपिटल इज टू बी रिटन बैक, यानी रूल 104 टू रूल 107। जो भी हम कैपिटल यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स
व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? वो एक्सपेंडिचर्स जो हमें किसी एसेट, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी मशीनरी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीकल्स की शक्ल में हमारे सामने आए, यानी कि अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वो एक्सपेंडिचर रिजल्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसेट प्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमें बताया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये जो कैपिटल हमारा होता है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन पे किस तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, यानी कि अगर लोन लिया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, तो उस पे किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और किस तरीके से कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, और कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरीके से रिटर्न बैक किया जाता है। फाइन। नाउ एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, जहां पे आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ऑर्डर्स हो, जो इंटरेस्ट रेट्स होती है वो कंसर्न्ड एजेंसी या गवर्नमेंट ही फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई करता है, चार्ज करता है, ठीक है। और ये किन के अगेंस्ट चार्ज होता है? उन डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, या उन डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट जो कमर्शियल डिपार्टमेंट्स हो या जिनके अंडर यूनिट्स आते हो ऐसे जो कि कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स मेंटेन करते हो, उनको लगता है। यानी यहां पे तीन चीजें आई कि अगर आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट लग रहा है तो आप है कौन वहां से? या तो आप गवर्नमेंट की कोई कमर्शियल डिपार्टमेंट है, या तो कोई एक ऐसा यूनिट है जिसके अंडर सेपरेट कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि किस तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू के सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं और कहां कहां पे बनते हैं, और कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहां पे हमें बोला जा रहा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट की रेट जो है या तो वो कंसर्न्ड एजेंसी जो कि आपको लोन दे रही है वो ही लगाएगी, या तो गवर्नमेंट लगाएगी, और वो रेट्स जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम यही यानी कि कंसर्न्ड एजेंसी या गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेंगी, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है ये किन अकाउंट्स के फेवर में, या हम कहेंगे किन अकाउंट्स पे लगाया जाएगा? ये उन अकाउंट्स के अगेंस्ट लगाया जाएगा जो कि कमर्शियल डिपार्टमेंट्स के होंगे, और उन यूनिट्स के अगेंस्ट भी लगाया जाएगा जिनके अंडर सेपरेट कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं विद इन द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है फॉर कैपिटल आउटले यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे आपका जो भी एक्सपेंडिचर कैपिटल है वो मीट आउट किया जा रहा है बाय स्पेसिफिक लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपका खुद का नहीं है, ये मीट आउट किया जा रहा है थ्रू स्पेसिफिक लोन्स। तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो कि गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया होगा। समझ आई बात? यानी जो कि गवर्नमेंट ने उस टाइप के स्पेसिफिक लोन्स पे प्रेस्क्राइब किया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही वहां पे उन कैपिटल आउटले या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लोन्स पे भी लगेगा। समझ आई बात? मैं फिर से बताती हूँ कि फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जहां पे आपने इन कैपिटल आउटले को मीट करने के लिए स्पेसिफिक लोन्स लिए होंगे, ठीक है, या हम ऐसे कहेंगे गवर्नमेंट ने इस स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्पेसिफिक लोन रेज किया होगा, तो वहां पे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जो गवर्नमेंट ने इस जिमन में प्रेस्क्राइब किया होगा। और यहां पे लेकिन एक चीज मद्देनजर रखनी है कि इंटरेस्ट के साथ साथ हमें देखना है कि इंसिडेंशियल चार्जेस जो कि मैनेजमेंट और रेजिंग ऑफ लोन्स पे खर्चा होता है उसको पूरा अकाउंट में ले करके इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यानी कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपने, मैं फिर से बताती हूँ, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल आउटले के लिए आपने यानी गवर्नमेंट ने लोन रेज किया है, स्पेसिफिक लोन रेज किया है, उस पे एक्चुअली तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जो अदरवाइज गवर्नमेंट ने उस लोन के लिए प्रेस्क्राइब किया है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंशियल चार्जेस आ रहे हैं फॉर रेजिंग एंड मैनेजिंग द लोन्स, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है।
बाय स्पेसिफिक लोन्स, जो मैंने अभी यहाँ पे टर्म यूज की स्पेसिफिक लोन्स, उसका मतलब है वो लोन्स जो कि ओपन मार्केट से किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो कि पर्टिकुलरली क्लियरिफाइड पर्पस हो, उसके लिए लिया जाता हो, और जिस में मतलब जिस पर्पस में उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ लोन है। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट लोन रेज कर रही है, जैसे ही वो गवर्नमेंट लोन को रेज करती है उसी टाइम पे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उसे कंसर्न फाइनेंसिंग एजेंसी को देनी है, और ये लोन जो है पर्टिकुलरली एक ही पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। ठीक है, तो वो लोन जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और जिसके इनिशिएशन के टाइम पे ही, जिसके रेजिंग के टाइम पे ही सारी की सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे लोन्स को हम स्पेसिफिक लोन्स कहते हैं। तो स्पेसिफिक लोन्स जो है उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उतना ही लगेगा जितना गवर्नमेंट ने इस ज़िमन में प्रेस्क्राइब किया होगा, लेकिन वहां पे हमें ड्यू रिगार्ड देना पड़ता है इंसिडेंटल चार्जेस को, जो कि इनकर हुए होंगे रेजिंग एंड मैनेजिंग दीज लोन्स। समझ आई बात? अब वो वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो कि स्पेसिफिक के बगैर होंगे, ठीक है, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन किया जाता है हर साल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी स्पेसिफिक लोन्स को छोड़ के जो भी कैपिटल आउटले में आपको इंटरेस्ट लग रहे हैं, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन की जाती है हर साल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, नेक्स्ट, कैपिटल आउटले पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्टली कैपिटल आउटले पे एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक, प्लस half of the outlay of the year itself, irrespective whether the outlay has been met from the current revenues or from the other sources। यानी कि जो आपको कैपिटल आउटले मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पे जो भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो आपको किया जाता है कैलकुलेट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्लस जो आपका करंट ईयर है उसके हाफ पोर्शन पे। ठीक है, बिना इस चीज को रिगार्ड दिए कि आप ये लोन इस करंट ईयर में खर्चा कर रहे हैं या पिछले में खर्चा कर रखा है, या आपके रेवेन्यूज जो है वो करंट है या किसी और सोर्सेज से आ रहे हैं, इस चीज को कोई भी तवज्जो न देके आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट कैपिटल आउटले पे ही, और वो कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस हाफ ऑफ द ईयर इटसेल्फ पे। समझ आई बात? नाउ हमारा क्वेश्चन जो था उसमें लास्ट पोर्शन था कि किस तरीके से रिटर्न बैक किया जाता है इंटरेस्ट को जो कि चार्ज किया जाता है कैपिटल पे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि रिटर्न बैक क्या होता है। रिटर्न बैक का मतलब है वो लायबिलिटी जो कि आपकी क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि आपको पे करनी है, आपकी ऐसी लायबिलिटी है जो आपको पे करनी ही करनी है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे अब आपको जरूरत ही नहीं है पे करना, तो इसको बोलते हैं रिटर्न बैक हो जाना। समझ आई बात? यानी आपकी कोई लायबिलिटी बन रही है लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ये लायबिलिटी जो है अब नहीं देनी है, तो हम कहते हैं कि लायबिलिटी जो है रिटर्न बैक हो गई। समझ आई बात? तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस तरीके से चार्ज किया गया इंटरेस्ट कैपिटल पे रिटर्न बैक होता है। समझ आई बात? तो यानी कि जो हमारा कैपिटल आउटले था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उस पे जो इंटरेस्ट चढ़ गया था, किस तरीके से वो इंटरेस्ट जो है रिटर्न बैक होता है। समझ आई बात? रिटर्न बैक मतलब हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है अब इस इंटरेस्ट को अलग से चुकाने की, वो किसी चीज में वहां पे ही जो है मैनेज हो रहा है। तो किस तरीके से हो जाता है वो हमें बताना है। When under any special order of government, charges for interest during the process of construction of a project are temporarily met from capital, the writing back of the capitalized interest shall form the first charge on any capital receipt or surplus revenue derived from the project when open for working। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ का?
मैं ऐसे बताती हूँ आपको, जब हमारे पास कैपिटल होता है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, और ये कैपिटल हमने लोन से उठाया है, यानी हमने लोन लेके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा लाया है, अब हमें इस लोन पे इंटरेस्ट देना है, तो अभी हमारा कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है अभी, यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ कि उससे हमें रेवेन्यू आएगा और हम उस रेवेन्यू से लोन की रिपेमेंट करेंगे। अभी हम इनिशिएशन में ही है, अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट ही होने वाला है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट करने के लिए हमने पैसा जो है लोन से लिया है, और लोन तो वेट करेगा नहीं ईएमआई के लिए, लोन के लिए तो आपको रिपेमेंट करना है। हम क्या करते हैं काम, हम मतलब गवर्नमेंट यानी डिपार्टमेंट उस टाइम पे क्या करते हैं काम, वो इसी या वो यूनिट या वो पब्लिक एंटरप्राइजेस वो क्या करती है काम, वो इसी कैपिटल से पैसा उठा के लोन की रिपेमेंट करती है। समझ आई बात? तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट फिर ओपन होता है वर्किंग के लिए, और हमने जो है मैनेज किया हुआ होता है इसके कैपिटल से ही इसका रिपेमेंट, यानी अब हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए, वो हमने मैनेज कर दिया इस कैपिटल अमाउंट से ही, तो यहां पे हम कहेंगे कि हमारा कैपिटल पे जो इंटरेस्ट था वो राइट बैक या रिटर्न बैक या खत्म हो गया, क्योंकि हमने मैनेज किया। समझ आई बात? और हमें जो है जब हम इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल फिर हम डिटेल्स लिखेंगे तो ये हमारा एक सरप्लस रेवेन्यू बन जाता है, कैपिटल रिसीट बन जाता है, क्योंकि हमें अदरवाइज ये पैसा जो एज इंटरेस्ट पे करना था कहीं और से मैनेज करना था, है ना, या किसी और सोर्स से मैनेज करना था। हमने क्या किया काम, हमने जो लोन लिया था फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस कैपिटल अमाउंट से ही हमने जो है लोन को चुकता किया, और जैसे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हुआ फॉर वर्किंग, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की जो हमें अदरवाइज चढ़ता अगर हमने रिपेमेंट नहीं की होती। समझ आई बात? या हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है उस दूसरे सोर्स को रिपे करने की जहां से हमें अदरवाइज पैसा उठाना था ताकि हम लोन की रिपेमेंट करें। ठीक है, तो हमने मैनेज कर लिया अपने कैपिटल अमाउंट से ही, तो इन द लॉन्ग रन जो हमने मैनेजमेंट की ये हमारे पास सरप्लस रेवेन्यू बन गया, और जो हमें एक्चुअल में इंटरेस्ट रिपे करना था आफ्टर द प्रोजेक्ट इज ओपन वो हमें अब करना नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स हम इसे कहेंगे रिटर्न बैक ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू कैपिटल। इसी तरीके से होता है, यानी राइटिंग बैक ऑफ जो हमारा कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हुआ। समझ आई बात? यानी कि मैं फिर से बताती हूँ कि एक डिपार्टमेंट ने यानी गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने या एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए उसे पैसा चाहिए। ठीक है, अब पैसा नहीं है तो वो लोन ले रही है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन लिया, उसके पास अमाउंट आया, क्योंकि उसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, बिल्डिंग बनानी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो वो ऑल ऑफ ए सडन आपको वहां से रेवेन्यू तो देगा नहीं, उसको बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन आपने लोन लिया है तो लोन की रिपेमेंट भी करनी है, लोन की रिपेमेंट तो आपको वेट नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं काम, जो हमें पैसा दिया गया लोन का ही, उससे हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं ईएमआई भी अपना। ठीक है, तो सो दैट हमारा जो है लोन का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट ना हो जाए। ठीक, या हमें इस लोन की ईएमआई के लिए कोई और सोर्स देखना है, वहां से पैसे उठा के लोन भरना है, सो दैट जब हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग में आ जाए फिर हम उस दूसरे सोर्स को रिपे करें, या हम जो लोन लिया है उसका अगर हमने इंटरेस्ट ना भरा है वो हम रिपे करें। ठीक, यानी कि हमें जो लोन का ईएमआई या इंटरेस्ट रिपे करना है, या तो मुझे उसको वैसे ही एक्यूमुलेट होने देना है जब तक मेरा प्रोजेक्ट काम करने लायक ना हो जाए, रेवेन्यू जनरेट ना करे, या तो मुझे किसी और से पैसा उधार लेके लोन की रिपेमेंट करनी है। ठीक, तो इन दोनों चीजों को अवॉइड करके हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कैपिटल अमाउंट है उसी से उठा के पैसा जो है हम मैनेज करके लोन को जो है ईएमआई दे देते हैं, ताकि हमारा इंटरेस्ट ना रहे और ना ही हमें किसी और सोर्स से जो है पैसा अरेंज करने की जरूरत पड़े ताकि हम लोन को रिपे करें। ठीक है, तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ, वो वर्किंग के लिए ओपन हुआ, अब मेरे पास ये टेंशन ही नहीं है कि मुझे लोन की रिपेमेंट जो कि अदरवाइज एक्यूमुलेट हुआ होता मेरा
वो करनी है, या मुझे किसी दूसरे सोर्स को पैसे देने हैं जो कि मैंने लोन की रिपेमेंट के लिए लिए होते अदरवाइज। तो ये चीज मेरे पास रही नहीं, क्योंकि मैंने मैनेज किया कैपिटल अमाउंट से ही मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की। और अब जब मेरा वर्किंग स्टार्ट है तो मेरे पास कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, मैं नॉर्मली ईएमआई अपना पे कर रही हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस टाइम पे हम कहेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज होना था कैपिटल को वो रिटर्न बैक हो गया। समझ आई बात? यानी कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चढ़ा एक्स्ट्रा में, जो कि अदरवाइज मुझे चढ़ता अगर मैं मैनेज नहीं करती, या मुझे अदरवाइज किसी और सोर्स से पैसे लेके बैंक को जो है पैसा देना था इंटरेस्ट का, या बैंक को बोलना था जब तक मेरा प्रोजेक्ट, क्योंकि कैपिटल नेचर का है, जब तक ये वर्किंग में ना आएगा तब तक मैं अभी आपको ईएमआई नहीं दे सकता हूं, तब तक मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाता, मेरा इंटरेस्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाता, ठीक है। तो मैंने वो होने नहीं दिया, मैंने कैपिटल अमाउंट से ही लोन की रिपेमेंट स्टार्ट कर दी और मैंने किसी और सोर्स से भी नहीं लिया पैसा। तो जब मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ वर्किंग के लिए, मेरे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन नहीं था, तो इस चीज को हम कहेंगे राइटिंग बैक ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। और इस चीज की हम क्या रखेंगे, जो डिटेल्स रखते हैं वो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फिर प्रॉपरली डेबिट और क्रेडिट करते हैं। और ये जो हमारा बचाव हुआ उसे हम सरप्लस रेवेन्यू या कैपिटल रिसीट का नाम देते हैं, और सबसे पहले हमें उसी की मैनेजमेंट फिर आफ्टर वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट करनी पड़ती है। समझ आई बात? हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है हमारा लगता है, वो उसी तरीके से लगता है जहां से हमने लोन लिया होगा, वो एजेंसी जिस तरीके से लगाएगी या गवर्नमेंट जिस तरीके से लगाएगी। और ये इंटरेस्ट किन पे लगता है, ये उन कमर्शियल डिपार्टमेंट्स पे लगता है जिनके मतलब काम कमर्शियल नेचर्स के होंगे, और ये उन पे भी लगता है, उन यूनिट्स पे, उन डिपार्टमेंट्स पे जहां पे सेपरेट कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे होते हैं, और ये उन डिपार्टमेंट्स में भी लगता है जो कि अवेल करे कैपिटल नेचर के लिए लोन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्पेसिफिक लोन्स जो है वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिए जाते हैं, और उन पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेस्क्राइब करती है गवर्नमेंट विद ड्यू रिगार्ड टू इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक है। फिर हमने देखा कि स्पेसिफिक लोन्स तो वो वाले लोन्स होते हैं जो पर्टिकुलरली हम एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए रेज करते हैं, और जिसमें, और यहाँ पे क्या है, हम कहेंगे बाकी लोन्स भी तो हम स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्राइटेरिया ये है कि एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ लोन हमारे पास पूरी डिटेल होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि बाकी वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो कि स्पेसिफिक लोन्स में नहीं आते हैं, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमिन करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद हमने देखा कि लोन की जो कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, वो डायरेक्ट कैपिटल आउटले पे होती है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस हाफ ऑफ द आउटले ऑफ द ईयर इटसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा रिटर्न बैक ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और ये किस तरीके से किया जाता है। समझ आई बात? तो उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न बैक में आपको ये बता दूं कि रिटर्न बैक में जो है आपके पास फिर स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अदरवाइज आपको गवर्नमेंट को बताना है ना कि हमने ये पैसे कहां से लाए, यानी कि उस डिपार्टमेंट को, उस एजेंसी को, उस यूनिट को ये डिटेल्स देनी है ना कि ये पैसे जो हमने इंटरेस्ट को दिए और हमने इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होने दिया, ये कहां से आए। तो इस चीज की आपको पूरी डिटेल्स होनी चाहिए जो आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, और उसके बाद वहां से जो है आपको रिटर्न बैक का स्पेशल मतलब ऑर्डर वगैरह जो है वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ आर एडजस्टमेंट्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेड, यानी एडजस्टमेंट किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में करती है, या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो किस तरीके से आपस में एडजस्टमेंट्स करती है। इसके अंदर हम रूल 108 to 110 को कवर करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की मैनेजमेंट या रेगुलेशंस, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइन, समझ आई बात? तो हमें बताया गया है कि एडजस्टमेंट्स
जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में होनी होती है विद स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बीच में, अनलेस और अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक हमें बोला ना गया हो, जब तक हमसे कहा ना गया हो, वो उसी मैनर में करनी चाहिए। वो ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट उसी तरीके से करनी चाहिए, ये एडजस्टमेंट्स जिस तरीके से हमें बताया गया हो रूल्स में, और जिस तरीके से दोनों पार्टीज जिनके बीच में एडजस्टमेंट होनी है वो म्यूचुअली एग्री करे। ठीक है, और अगर ये एडजस्टमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है तो तब भी हमें यही चीज देखनी है कि जिस तरीके से एग्री हो रही है म्यूचुअली दोनों पार्टीज, उसी तरीके से एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें हमें जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट टर्म नहीं है कि नहीं यही जी करना ही करना है, नहीं। जिस तरीके से दो डिपार्टमेंट, दो गवर्नमेंट्स, चाहे दो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या दो डिपार्टमेंट्स हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, या दो डिपार्टमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट के, जिस तरीके से उनके बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है फॉर एडजस्टमेंट, उसी तरीके से ये एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। अनलेस कोई स्पेशल ऑर्डर या कोई प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लॉ इस जिमन में इशू न किया गया हो। ठीक है, यानी अगर आप कोई लॉ है, कोई प्रोविजन है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आपके पास आर्टिकल है जो कि इस जिमन में आपको कुछ बता रहा है, तब तो उसी के थ्रू चलना है। अगर वैसा कुछ नहीं है तो जब तक आपके पास म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो जाए तब तक जो है कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जिस तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है उसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, यानी कि फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि जो एडजस्टमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट के साथ इन रेस्पेक्ट ऑफ बिलो मेंशन्ड मैटर्स, वो होनी चाहिए एज पर द रूल्स कंटेन्ड इन अपेंडिक्स 5 टू द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990। यानी कुछ स्पेसिफिक हमें एरियाज दिए हैं कि वहां पे अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है तो वहां पे आपको वो रूल्स फॉलो करनी है जो कि अपेंडिक्स 5 में कंटेन्ड है, किसके, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 के। और वो स्पेसिफिक जो एरियाज है, स्पेसिफिक हमारे पास जो हमें बताए गए हैं कि वहां पे हमें म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं देखनी है, वहां पे हमें जो है रूलिंग को स्टक करना है। कौन सी रूलिंग को, जो कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1919 के अपेंडिक्स 5 में हमें दिए गए हैं, तो उनको हमें स्टक करना है। किन मसलों में, किन मैटर्स में, अगर ये एडजस्टमेंट होनी है पे एंड अलाउंस में अदर देन लीव सैलरीज, यानी अगर एडजस्टमेंट्स होनी है पे एंड अलाउंसेस में अदर देन लीव सैलरीज, तो हमें म्यूचुअल एग्रीमेंट वहां पे काम नहीं आएगा। वहां पे हमें स्ट्रिक्टली एज पर द रूल्स मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 के थ्रू जाना है, इसी के अकॉर्डिंग जाना है। लीव सैलरीज, ठीक है, यानी अगर पे एंड अलाउंसेस खाली है और उस टाइम पे वहां पे लीव सैलरीज की कोई भी मेंशन नहीं है, तो उस टाइम पे पे एंड अलाउंसेस को हमें इसके अगेंस्ट, सॉरी इसके थ्रू जाना है। दूसरा हमें बताया गया है लीव सैलरीज, ठीक है, लीव सैलरी जो पर्टिकुलर लीव सैलरी होगी जहां पे एंड अलाउंस का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, वहां पे हमें जो है इस रूलिंग के थ्रू जाना है। पेंशंस में भी कोई भी एग्रीमेंट यानी कि कोई भी एडजस्टमेंट जो है म्यूचुअली नहीं होगी, वहां पे हमें स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर इन्वॉल्वड इन ऑडिट एंड कीपिंग अकाउंट्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पुलिस फंक्शनिंग ऑन रेलवे इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग रेलवे ब्रिज, कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वेज कैरिड आउट बाय सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट मैप्स प्रिपेयर्ड बाय दैट डिपार्टमेंट, लीव सैलरीज एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन रिकवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स लैंड ऑन फॉरेन सर्विस। तो ये 7 मैटर्स जो है वहां पे जब एडजस्टमेंट्स होनी है बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बिटवीन द गवर्नमेंट्स, वो हमें करनी है एज पर द रूल्स कंटेन्ड इन अपेंडिक्स 5 टू द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स। बाकी जो मैटर्स हैं हमारे वहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है बिटवीन द 2 पार्टीज पे ही काम करना है। ठीक है, ये जो रूल्स है जो हमने अभी बताए वो बेस्ड होते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स पे। ऑब्वियसली
जो मतलब रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ही होंगी। ऑब्वियस है, एक को तो मतलब थोड़ा कम और एक को थोड़ा ज़्यादा तो होना ही होना है यहाँ पे, है ना, दैट मीन्स रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होंगी। तो ये जो रूल्स वगैरह बेस्ड है इस जो भी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स के, ये बेसिड है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट पे। ऑब्वियसली होंगी ही, बिकॉज आपके दो डिपार्टमेंट्स या दो गवर्नमेंट्स के बीच में अरेंजमेंट्स एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। और ये जो रूल्स है ये बाइंडिंग होती है बोथ द पार्टीज पे, या जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हुए उन सब पे ये बाइंडिंग होते हैं। ये जो रूल्स हमने पढ़ने हैं किस में, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 में। जो रूल्स आपको दिए गए हैं फॉर एडजस्टमेंट्स इन स्पेसिफिक मैटर्स और अदरवाइज, वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट पे बेस्ड है और वो बाइंडिंग होते हैं सभी पार्टीज पे जो कि उसके अंडर आती है उस एडजस्टमेंट के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, एज अ कन्वेंशन 3 साल का टाइम दिया गया है जिसके अंडर अगर पास्ट कोई ट्रांजैक्शन जिसमें एरर है उसका रीऑडिट करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने जो है स्टेट और सेंट्रल को ये बताया है, ये रूलिंग में ये कहा गया है कि 3 साल के अंदर अंदर वो रीऑडिट हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई एडजस्टमेंट हुई है पास्ट में विद इन 3 years और वहां पे हमें लग रहा है कि कुछ एरर हुआ है व्हाइल क्लासिफाइंग द एडजस्टमेंट, तो उस चीज का रीऑडिट करने के लिए 3 साल का वक्त एक्सेप्ट किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ठीक है। यानी कि अगर कोई एडजस्टमेंट ऑलरेडी हुई है लेकिन उसमें एरर हुआ है व्हाइल क्लासिफाइंग द सेम एडजस्टमेंट, तो उसका रीऑडिट करने के लिए 3 साल का वक्त हमें दिया गया है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स तभी परमिट की जाती है जब नेसेसरी हो और दे शैल बी मेड अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, यानी कि ये दो कंडीशंस देख के ही एडजस्टमेंट्स करनी है। एक तो पहले बताया गया है एडजस्टमेंट्स जब आप करोगे तो वो नेसेसरी जब तक ना हो तब तक नहीं करनी चाहिए। व्हेन यू फील कि एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी, ओनली व्हेन यू हैव टू मेक सच एडजस्टमेंट्स, यू हैव टू मेक सच यू हैव टू मेक सच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट, ठीक है। यानी जब आपको लगता है कि एडजस्टमेंट्स, आप मतलब डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट, हम यहाँ पे एक बंदा या एक एम्प्लॉय बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, हम जब भी हम आप बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब भी डिपार्टमेंट या जब भी गवर्नमेंट को ये फील हो कि ये नेसेसरी ही करनी है एडजस्टमेंट, तब ही एडजस्टमेंट हो सकती है। और एडजस्टमेंट जो है वो तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक, न कि क्या होना चाहिए, नंबर ए, if a commercial department or undertaking or a regular organized store department or store section of a department is concerned, यानी एडजस्टमेंट तभी होनी चाहिए जब एक कमर्शियल डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग या रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड स्टोर, ये डिपार्टमेंटल स्टोर या स्टोर सेक्शन ऑफ ए डिपार्टमेंट कंसर्न हो। यानी कि जब ये चीजें, ये डिपार्टमेंट्स, ये यूनिट्स, ये स्टोर्स इन्वॉल्व ना हो तब तक एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ठीक, यानी कि इन डिपार्टमेंट्स के अंडर ही जो है एडजस्टमेंट्स जो है वो एग्रीड होनी चाहिए। कमर्शियल डिपार्टमेंट हो तब एडजस्टमेंट होगी, अंडरटेकिंग हो तब एडजस्टमेंट होगी, रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड स्टोर डिपार्टमेंट हो तब होगी, स्टोर सेक्शन ऑफ ए डिपार्टमेंट हो तब हो सकती है, ठीक है। यानी कि तब आपकी एडजस्टमेंट जो है वो होगी। नेक्स्ट, if under the operation of any rule or order an adjustment would have been made if the particular transaction with government were a transaction between two departments of the central government, कहते हैं कि अगर एक रूल और एक ऑर्डर के तहत एक एडजस्टमेंट हो जाती है तो वो एडजस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए पर्टिकुलरली किसके बीच में, दो डिपार्टमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के या विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। यानी कि अगर अब देखिए, अब नहीं हुआ कमर्शियल डिपार्टमेंट, नहीं हुई अंडरटेकिंग, नहीं हुआ रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंटल स्टोर, नहीं हुआ स्टोर सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अब ये उसके इन पॉइंट्स के, इन पर्टिकुलर नामों के अलग कोई एडजस्टमेंट होनी है तो वो होती है बाय वर्चू ऑफ एन ऑपरेशन और बाय वर्चू ऑफ एन रूल। और उस टाइम पे इन्वॉल्व क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन विद स्टेट गवर्नमेंट या बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ
या सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए पर्टिकुलरली विद स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम कहेंगे ऐसे लेमन लैंग्वेज में कहेंगे कि वो ट्रांजैक्शन होनी जो कि बाय एन ऑर्डर बाय एन रूल हो रही है, एक एडजस्टमेंट, तो वो एडजस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए या तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या तो टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वहां पे जो है आपको बाय वर्चू ऑफ एन रूल और एन ऑर्डर ये एडजस्टमेंट हुई होनी चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन कि एडजस्टमेंट्स क्या है, क्या था क्वेश्चन, एडजस्टमेंट्स क्या है और किस तरीके से होती है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो हमने बोला कि एडजस्टमेंट्स जो है वो होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स या हम कहेंगे कि रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और वो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में होती है। म्यूचुअली एग्री जब वो दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जाए तब हो जाती है। लेकिन हमारे पास फिर हमने बोला कुछ हमारे पास मैटर्स है जहां पे हमें म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं, जहां पे हमें रूल को स्टक करके फॉलो करके आगे बढ़ना है, और वो मैटर्स, ये 7 मैटर्स आपके सामने हैं। उसके बाद हमने बोला कि ये जो रूल्स है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स, ये बेस्ड है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट पे और ये बाइंडिंग होती है ऑन ऑल द पार्टिसिपेंट जो भी होते हैं इस एडजस्टमेंट में, उन पे ये बाइंडिंग होती है। और फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर कोई हमारी एडजस्टमेंट जो है पास्ट में हुई है विद इन 3 ईयर और हमें फिर बाद में पता चलता है कि वहां पे कोई एरर है, कोई क्लासिफिकेशन में गलती हुई है, तो विद इन 3 ईयर उसका रीऑडिट करा सकते हैं। और फिर हमने ये पढ़ा कि एडजस्टमेंट जो है वो तभी करनी चाहिए जब वो नेसेसरी हो, और हमेशा वो होनी चाहिए या तो कमर्शियल डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड स्टोर डिपार्टमेंट या स्टोर सेक्शन ऑफ ए डिपार्टमेंट में, या अगर वो ना हो तो बाय एन ऑर्डर और बाय वर्चू ऑफ ए रूल जो है वो होनी चाहिए किसके बीच में, टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, या विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये होना चाहिए। विद दिस I'll conclude today's lecture. I hope आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जो ये लेक्चर है इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो हमारे बाकी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कुलीग्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए, स्पेशली जो थोड़े ओल्ड एज है, जो अभी इन टच नहीं है हमारी इन रूलिंग्स के साथ, पढ़ाई के साथ, स्टडीज़ के साथ, या जिनको एक थोड़ा सा गैप आ गया है बीच में एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग की वजह से, मतलब जब वो लगे हैं उसको उनको काफ़ी टाइम के बाद ट्रेनिंग मिली तो काफ़ी गैप आया है उनका बीच में विद रिगार्ड टू देयर स्टडीज़, तो उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए और वो आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर